कहानी की शुरुआत होती है 2045 साल में। इस समय पृथ्वी में इंसानियत काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी थी, जिसका फलस्वरूप इंसान काफी बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी हो चुके थे और चांद में भी इंसान कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ पृथ्वी में ओमनिका कॉर्पोरेशन ओमनियम्स नाम के एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स की फैक्ट्रीज पृथ्वी के हर एक मेजर कंट्रीज में बनाने का फैसला किया। इन फैक्ट्रीज में बनाए गए एडवांस्ड रोबोट्स को इंसानियत के भलाई और तरक्की के लिए बनाया जा रहा था। इस दौरान एसएसटी लैबोरेटरीज भी बैस्टियंस नाम के कुछ पावरफुल सीज ऑटोमेटन्स बना रहे थे, जो भविष्य में युद्ध के लिए काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। पर कुछ दिनों के बाद ओमनिका कॉर्पोरेशन पे फ्रॉड करने का आरोप उठने के कारण ओमनिक रोबोट्स के मैन्युफैक्चरिंग के साथ ओमनिका कॉर्पोरेशन को भी बंद करवा दिया गया और 2046 साल में ओमनियम्स यानी ओमनिका कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया हाईली एडवांस्ड एआई रोबोट्स खुद से ही उन फैक्ट्रीज को फिर से चालू करके इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इस दौरान ओमनियंस बहुत सारे वॉर मशीन्स के साथ बैस्टियन यूनिट्स को भी बनाने लग गए और इसी वजह से इस जंग में इंसानियत का जीतना करीबन नामुमकिन बन चुका था। ओमनियम्स को खत्म करने के लिए अलग अलग देश अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। रशियंस ओमनियम से लड़ने के लिए जायंट स्वॉटगर मेक को बनाया, जर्मनी ने क्रूसेडर्स को बनाया, जबकि अमेरिका ने एक सोल्जर एनहांसमेंट प्रोग्राम को बनाया। ओमनियम्स के खिलाफ बहुत सारे जंग के दौरान अलग अलग देशों से अलग अलग पावरफुल हीरोज लोगों के सामने आए। इन्हीं पावरफुल लोगों में से एक था क्रूसेडर का लीडर बॉल्ट्रिच वॉन एडलर और अजाबो निगुमी, जिसने नुम्बनी में रहने वाले सभी को बचाया था। पर ओमनियम्स के खिलाफ जंग के दौरान यूनाइटेड नेशंस को क्लियरली समझ में आ गया ओमनियम्स को हराने के लिए सभी देशों के पावरफुल सोल्जर्स को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए वे एक स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया जिसमें पूरे दुनिया के सबसे पावरफुल सोल्जर्स मौजूद रहेंगे। एक ऐसा फोर्स जो अपने दिमाग, ताकत और अपने स्पेशल एबिलिटीज की मदद से ओमनिक्स के द्वारा कब्जा किया गया जगह पे हमला करते हुए इंसानियत को बचा सके। इस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम दिया गया ओवरवॉच। इस दौरान जर्मनी में मौजूद ओमनिक्स स्टटगर्ट में हमला कर दिया, पर क्रूसेडर्स जर्मनी सोल्जर्स के साथ ओमनिक को वहां से पीछे हटाते हुए आइकनवोल्ड कैसल तक लेके आ गए। इस जंग के दौरान क्रूसेडर का लीडर बॉल्ड्रिच, जो खुद ओवरवॉच का एक सिपाही बनने वाला था, ओमनिक्स के हाथों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसलिए बॉल्ड्रिच मरने से पहले उसका दोस्त और कमांडर रेनहार्ड को ओवरवॉच ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ साल 2051 में ओवरवॉच को बनाया गया। इस स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर गैब्रियल रेज था। उसके साथ एना अमारी, रेनहार्ड, टॉर्बियन लिंडहोम, जैक मॉरिसन और लियो नाम का एक सोल्जर ओरिजिनल ओवरवॉच स्ट्राइक टीम का मेंबर्स था। ओवरवॉच के आने के बाद इंसानियत को इस जंग में फिर से जीतने का होप दिखने लग गया। इस्तांबुल में एक ऑपरेशन के दौरान ओवरवॉच का एक टॉर्बियन नाम का मेंबर बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसने एक हाथ भी गंवा दिया था, पर रेनहार्ड के वजह से वे मरने से बच गया। उसके बाद टॉर्बियन और रेनहार्ड में अच्छी दोस्ती बन गई और उसकी जान बचाने के लिए गिफ्ट के तौर पे टॉर्बियन रेनहार्ड को उसके बेटी का नाम रखने दिया। उसके बाद रेनहार्ड टॉर्बियन के बेटी का नाम ब्रिगिटा लिंडहोम रखा। 2056 साल में बहुत सालों के जंग के बाद ओवरवॉच ह्यूमन और ओमनिक्स के जंग को बंद करने में कामयाब हो गया। लोगों के द्वारा ओवरवॉच को प्रेज किया गया और इंसान और रोबोट्स में अमन कायम हो गया। भले ही सभी एआई रोबोट्स यानी ओमनिक्स इंसानों के साथ पृथ्वी में पीसफुली रहने का फैसला किया, पर अभी भी कुछ रोग ओमनिक्स मौजूद है जो साउथ कोरिया जैसे जगह में इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इन जैसे रोग ओमनिक्स को हराने और समाज से साफ करने के लिए हर एक देशों के द्वारा ओवरवॉच को एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के रूप में अप्रूव किया गया। पूरे दुनिया में ओवरवॉच की टीम उनके फैसिलिटीज बनाने लग गए। उनके टीम में नए सोल्जर्स को रिक्रूट भी करने लग गए। साथ ही उनके टेक को और भी एडवांस्ड और डेवलप्ड करने के लिए साइंटिस्ट को भी उनके टीम में शामिल किया गया। इस दौरान मर्सी और जेसी मैक्री जैसे कुछ लोग भी ओवरवॉच को ज्वाइन किया और गैब्रियल रेस के डिसअप्रूवल के बावजूद इस समय जैक मॉरिसन को ओवरवॉच का स्ट्राइक कमांडर बना दिया गया। 2057 साल में ओवरवॉच हर एक देशों में रोग ओमनिक्स से लड़ते हुए पीस लाने में मदद कर रहा था और सभी देशों के लोग ओवरवॉच को हीरोज के रूप में देख रहे थे और उनके मौजूदगी में खुद को सेफ भी महसूस कर रहे थे।
दूसरी तरफ ओवरवॉच का इकोलॉजिकल ब्रांच पृथ्वी में होने वाले सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर नजर रखते थे ताकि नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इंसान और ओमनिक्स में पीस कायम होने के बाद वे दोनों मिलके टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड शहरों को बनाने में लग गए। उन्हीं में से एक शहर है नुम्बानी, जो नाइजीरिया में लोकेटेड है। इस शहर में इंसान और रोबोट्स को एक समान माना जाता है और यहाँ वे दोनों एक साथ पीसफुली रहते हैं। इस दौरान ओमनिक टेकाटा मोंडाटा के नेतृत्व में हिमालयन माउंटेन में एक शंबाली नाम के मोनेस्ट्री भी बनाया गया, जहाँ इंसान और ओमनिक्स आके मेडिटेशन कर पाए और एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ लीड करने के तरीके को भी जान पाए। दूसरी तरफ चांद में बनाया गया हॉराइजन लूनर कॉलोनी नाम के साइंटिफिक बेस में मौजूद हाईली इंटेलिजेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड एप्स उस जगह पे विद्रोह करना शुरू कर दिया और वहां मौजूद सारे साइंटिस्ट को मार दिया। पर विंस्टन इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ और वहां मौजूद एक रॉकेट को लेके वो पृथ्वी के लिए निकल गया, जहां उसको ओवरवॉच में भर्ती किया गया। हॉराइजन लूनर कॉलोनी से निकलने के समय और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हैमंड नाम का हैमस्टर भी विंस्टन के रॉकेट में पृथ्वी में पहुंच गया और विंस्टन के रॉकेट से डिस्कनेक्ट होके जंकट टाउन नाम के एक शहर में लैंड किया। साल 2067 में एक बहुत ही बड़ा बर्फीला आंधी अंटार्कटिका में मौजूद ओवरवॉच के इको पॉइंट को हिट किया, जिसका फलस्वरूप वहां मौजूद मे सहित सारे साइंटिस्ट उस लैब के अंदर ही फंस गए। कुछ दिनों के बाद राशन भी खत्म हो रहे थे और इस भयानक आंधी की वजह से उनको उस जगह पे कोई हेल्प करने भी नहीं आ पा रहा था। इसलिए इस आंधी के रुकने तक वहां मौजूद सारे साइंटिस्ट क्रायोस्टेसिस चेंबर में रहने का फैसला किया। अगर आपको पता ना हो तो क्रायोस्टेसिस चेंबर एक इंसानी शरीर को डीप फ्रीज करके सालों तक जिंदा रख सकता है। दूसरी तरफ इस समय शिमाडा क्लैन का हेड सोजीरो शिमाडा की मौत हो गई और उसका बड़ा बेटा हैंजो शिमाडा उसके क्लैन का नया लीडर बन गया। उसके बाद शिमाडा क्लैन के एल्डर्स हैंजो को उसके छोटा भाई गेंजी शिमाडा को मारने के लिए प्रेशराइज करने लग गए, क्योंकि गेंजी उसके क्लैन के पावर को उसके मनोरंजन और उसके निजी मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। हैंजो एल्डर्स के कहने के मुताबिक उसका भाई गेंजी को मार दिया, पर उसके भाई के मौत के बाद हैंजो खुद भी गिल्ड से उसके क्लैन का लीडरशिप छोड़ के रिडेम्पशन पाने के लिए निकल गया। पर बाद में ये रिवील किया जाता है गेंजी को ओवरवॉच का मर्सी नाम का एक मेंबर ने रेस्क्यू कर लिया था और गेंजी अभी भी एक साइबोर्ग के रूप में जिंदा है। इस समय एक एक्सपर्ट पायलट लीना ऑक्सटन को ओवरवॉच के न्यूली मेड स्लिपस्ट्रीम नाम के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए अपॉइंट किया गया था, पर उस जेट को उड़ाते हुए लीना गायब हो गई। दूसरी तरफ खतरनाक जेनेटिक रिसर्चेस पे काम करने के लिए मोयरा नाम के एक साइंटिस्ट को ओवरवॉच की टीम से निकाला गया, पर उसको ओवरवॉच का सीक्रेट यूनिट ब्लैक वॉच में भर्ती कर लिया गया। कुछ महीनों के बाद पायलट लीना फिर से वापस आ गई, पर लीना उस जेट को चला के एक्सपेरिमेंट करते हुए क्रोनल डिसएसोसिएशन नाम के एक बीमारी का शिकार बन चुकी थी, जिसके चलते हुए वर्तमान समय में ऑल टाइम एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। पर विंस्टन लीना के लिए एक क्रोनल एक्सेलरेटर बनाया, जिसकी मदद से लीना प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करने के साथ उसके बीमारी को पावर के फॉर्म में इस्तेमाल भी कर पा रही थी। और ट्रेसर यानी लीना ऑक्सटन और विंस्टन में अच्छी दोस्ती बन गई। उसके बाद ऑस्लो नॉर्वे में मौजूद एक ओवरवॉच फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ। ओवरवॉच के लोगों का मानना था उनके फैसिलिटी के ऊपर टेलन नाम के आतंकवादी दल ने ही हमला किया था, जिसके वजह से साल 2068 में ओवरवॉच ने टेलन गैंग के ऊपर काउंटर अटैक करने का फैसला किया। पर काउंटर अटैक करने से पहले ही टेलन गैंग वॉच पॉइंट रूम में भी एक बड़ा धमाका कर दिया, जिसका फलस्वरूप बहुत सारे मासूमों की जान चली गई। इस घटना के बाद ओवरवॉच का हिडन यूनिट ब्लैक वॉच के मेंबर्स गैब्रियल रीज, मैक्री, गेंजी और मोयरा चालन दल का हाई रैंक मेंबर एंटोनियो को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच गया और एंटोनियो को गिरफ्तार करने के समय गैब्रियल रीज समझ गया उसको कस्टडी में लेने से एंटोनियो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए फिर से आजाद हो जाएगा। इसलिए रेज एंटोनियो को उसके ऑफिस में ही गोली मार दिया। इस बोल्ड मूव से आम लोगों को भी पता चल गया ओवरवॉच के अंदर ही एक हिडन गैर कानूनी ब्लैक वॉच नाम के यूनिट भी एग्जिस्ट करता है, जिसका फलस्वरूप जनता ओवरवॉच के ऊपर सवाल उठाने लग गए। उसके बाद 2069 साल में एक नल सेक्टर नाम के ओमनिक गैर कानूनी दल शंबाली लीडर टेकाटा मोंडाटा, लंदन का प्रेजेंट मेयर नंदा और साथ ही और 100 लोगों को किडनैप करके एक किंग्रो इंग्लैंड में मौजूद पावर प्लांट में हॉस्टेज बना लिया। इस दौरान यूके का प्राइम मिनिस्टर ओवरवॉच के प्रेजेंट रेपुटेशन को देखते हुए उनको ब्रिटिश बॉर्डर में ऑपरेट करने से मना कर दिया।
पर ओवरवॉच का स्ट्राइक कमांडर मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को अनसुना करते हुए उसके साथियों के साथ उन हॉस्टेजेस को बचाने निकल गया। दूसरी तरफ बार बार ओवरवॉच का मेंबर जेरेड को मारने में नाकामयाब होने की वजह से आतंकवादी दल टेलन जेरेड के बीवी एमिली को किडनैप कर लिया और बाद में टेलन के लोग एमिली को टॉर्चर करते हुए उनके चेक की मदद से एमिली का ब्रेन वॉश करते हुए उसको एक स्लीपर एजेंट में बदल दिया। इस बात से अनजान ओवरवॉच के लोग एमिली को टेलन के हाथों से रेस्क्यू कर लिया और स्लीपर एजेंट एमिली 2 हफ्ते के अंदर उसके पति जेरेड को मार दिया। इस घटना के बाद ओवरवॉच के लोगों को लगा जेरेड और उसका बीवी एमिली दोनों ही टेलन के हाथों मारा गया, पर एमिली छुप के वापस टेलन गैंग के पास जाके उसका ट्रेनिंग खत्म करके वीडो मेकर में बदल गए। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में 20 साल के बाद बेस्टियन यूनिट्स को फिर से रीएक्टिवेट किया जाता है। दूसरी तरफ ओवरवॉच की टीम डूमफिस्ट नाम के आतंकवादी को नुम्बानी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए पकड़ लेता है और डूमफिस्ट को एक हेलिक्स नाम के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया जाता है। ओवरवॉच मेंबर एना हमारी वीडियो मेकर से लड़ते हुए उसके असलियत का पता करती है कि वो जेरेड की बीवी एमिली है, पर ब्रेन वॉश्ड एमिली एना को मर्सी ना दिखाते हुए उस पे हमला करके एना को एक आंख से अंधी कर देती है। साल 2017 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ओवरवॉच के खिलाफ एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से ब्लैक वॉच के सारे काले करतूतों की खबर लोगों के सामने आ गया। सबको पता चल गया ओवरवॉच के अंदर सीक्रेटली काम करते हुए ब्लैक वॉच खून, अपहरण, टॉर्चर जैसे काफी सारे गैर कानूनी काम कर चुके हैं। डिटेल्स में ब्लैक वॉच के बारे में जानने के बाद पब्लिक ओवरवॉच यूनिट को बंद कर देने की मांग की। इस दौरान ब्लैक वॉच के काले करतूतों से गुस्सा होके जैक मॉरिसन ओवरवॉच के स्विस हेडक्वार्टर में गैब्रियल रेस के ऊपर हमला कर दिया, जिसका फलस्वरूप ओवरवॉच का स्विस हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो गया। यूनाइटेड नेशन ओवरवॉच को बंद करवा दिया, ये कह के कि ओवरवॉच का टीम उनके पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए कई सारे गैर कानूनी काम कर चुके हैं। इस घटना के बाद ओवरवॉच के कमांडर्स जैक मॉरिसन और गैब्रियल रेस को मृत मान लिया गया और ओवरवॉच के मेंबर्स अपने अपने रास्ते चले गए। ओवरवॉच से फोर्सफुली रिटायर होने के बाद रेनहार्ड ब्रिगीटा के साथ यूरोप के ग्रामीण इलाकों में रहने लग गया। गेंजी जेनियाचा के हिमालयन मोनेस्ट्री में इनर पीस ढूंढने चला गया और बाकी के मेंबर्स भी अलग अलग जगह रहने लग गए। साल 2071 में ओवरवॉच के बंद हो जाने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़त होने लग गया और ओमनिक्स रोबोट्स के सिविल राइट्स और सिटीजनशिप के ऊपर और भी बारीकी से गवर्नमेंट्स नजर रखना शुरू कर दिया। शंबाली मॉन्क्स इंसानों के लिए नए सेलिब्रिटीज बन गए, पर फिर भी कुछ कुछ जगह पे इंसान और ओमनिक्स के बीच तनाव रह गया था। इस दौरान ओमनिक्स सिविल राइट लीडर टिकाटा मोंडाटा, जिसका इंसान और ओमनिक्स के बीच पीस लाने में बहुत बड़ा हाथ था, उसको वीडो मेकर ने मार दिया। इस घटना के बाद से साइबेरियम ओमनियम्स रीएक्टिवेट होकर इंसानों के ऊपर फिर से हमला शुरू कर दिया, जिसका फलस्वरूप नेक्स्ट 5 इयर्स में 15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस अटैक के बाद सोल्जर 76 नाम का एक मिस्टीरियस फाइटर ओवरवॉच के फैसिलिटीज से कीमती इक्विपमेंट्स चुराने लग गया। सोल्जर 76 असल में जैक मॉरिसन है, जो ओवरवॉच स्विस हेडक्वार्टर ब्लास्ट से किसी तरह बच गया था। साल 2073 में डेस्परेट साउथ कोरियन गवर्नमेंट ओमनिक अटैक्स को काउंटर करने के लिए प्रोफेशनल गेमर्स को अपॉइंट किया। उन्हीं गेमर्स में से एक थी 16 साल की गेमिंग वर्ल्ड चैंपियन हैना सॉन्ग, जो मेका नाम के कोरियन मेड फाइटर रोबोट्स को पायलट करते हुए एक मैसिव ओमनिक इन्वेजन को रोकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं साल 2076 में, जहां विंस्टन एक बेस में छुपा हुआ है, पर अचानक एक दिन उसके ऊपर रिपर और आतंकवादी दल टेलन के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। रिपर असल में ब्लैक वॉच कमांडर गैब्रियल रेस है, जो ओवरवॉच के स्विस हेडक्वार्टर ब्लास्ट से जैक मॉरिसन की तरह ही बच गया था। और अब गैब्रियल यानी रिपर के पास इनह्यूमन पावर्स भी मौजूद है। रिपर अभी टेलन के साथ काम कर रहा है और वे उस बेस से ओवरवॉच के डीएक्टिवेटेड मेंबर्स के लिस्ट को ढूंढने आया है, पर विंस्टन बहादुरी से टेलन और रिपर से लड़ते हुए उनको उस बेस से भगाने में कामयाब हो जाता है। इस घटना के बाद विंस्टन रियलाइज करता है दुनिया को अभी भी ओवरवॉच की जरूरत है और विंस्टन सारे रिमेनिंग ओवरवॉच मेंबर्स को हेल्प के लिए कॉल करता है, ताकि वे सभी पहले की तरह एकजुट होकर इंसानियत को फिर से बचा सके। उसके बाद वीडियो मेकर और रिपर एक म्यूजियम से डूमफिस्ट का गॉन्टलेट चुराने की कोशिश करता है, पर विंस्टन और ट्रेसर यानी लीना ऑक्सटन उन्हें रोकते हैं। दूसरी तरफ 10 साल के बाद रिलीची से अनजान डॉक्टर मेलिंग शो अंटार्कटिका में मौजूद ओवरवॉच के इकोसिस्टम फैसिलिटी में क्रायोस्टेसिस चेंबर्स से निकलती है। मैं देखती है सिर्फ वही उस फैसिलिटी में मौजूद लौता सर्वाइवर है।
और बाकी के साइंटिस्ट क्रायोस्टेसिस चेंबर में ही गुजर गए। उसके साथियों के गुजर जाने पे मायूस होके में प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर छानबीन करती है और तभी उसको विंस्टन के ओवरवॉच रीअसेंबल का वीडियो मैसेज मिलता है, जिसको देख में देर न करते हुए विंस्टन के पास चली आती है। दूसरी तरफ अकांडे ओगुंटिमो यानी डूमफिस्ट कैद से छूट के रीपर को फिर से ज्वाइन करता है। उसके बाद पृथ्वी के चारों तरफ हर एक देशों में नल सेक्शन नाम का ओमनिक आतंकवादी दल इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक अटैक को रोकने विंस्टन पेरिस में आ जाता है। विंस्टन, मे और ट्रेसर एक साथ मिलके उस जगह से सारे आतंकवादी ओमनिक्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर एक बहुत ही बड़ा साइज का टाइटन ओमनिक आके उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये देख विंस्टन वहां मौजूद सिविलियंस और उसके साथियों को बचाने के लिए खुद का लाइफ सैक्रिफाइस करते हुए उस ओमनिक को बिजी रखने का फैसला करता है, ताकि उस समय का फायदा उठा के बाकी के लोग वहां से भाग पाए। पर उसी वक्त बाकी के ओवरवॉच मेंबर्स उधर आके विंस्टन को डिफेंड करते हैं और इतने सालों के बाद ओवरवॉच के पुराने और नए मेंबर्स एकजुट होके उस टाइटन ओमनिक का सामना करते हैं। Let's get you back in the fight. Interlock shields! How are we going to stop this thing? May, your backpack! Huh? That could work! Trissa, pulse bomb! Here you go! It is getting hot! Ready! Go on! Right! Got it! अंत में टीम वर्क के जरिए उस टाइटन ओमनिक को फ्रीज बॉम्ब से खत्म करके ओवरवॉच उस एरिया को सिक्योर कर लेते हैं और यहाँ पे ओवरवॉच की कहानी खत्म हो जाती है। पर अभी भी पृथ्वी में बहुत सारे देश और शहर खतरे में हैं, जिनको ओवरवॉच को सिक्योर करना है। साथ ही नल सेक्टर और चैलेंज जैसे आतंकवादी दल को भी गिरफ्तार करना है, जो हमें ओवरवॉच के सीक्वल यानी ओवरवॉच 2 में देखने को मिलेगा, जहाँ ओवरवॉच के पुराने और नए मेंबर्स फिर से एकजुट होके इंसानियत को बचा के अमन कायम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।